नमस्कार, मैं प्राध्यापक बापू साहब थोरात, हिंदी विभाग राव बहादुर नारायणराव बोराव के महाविद्यालय श्रीरामपुर। आज हम प्रथम वर्ष कला वैकल्पिक हिंदी प्रश्नपत्र 1B के अंतर्गत इकाई 1 में दी गई तीसरी कविता उतनी दूर मत ब्याहना बाबा, इस कविता का अवलोकन करेंगे। उतनी दूर मत ब्याहना बाबा प्रसिद्ध आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल जी की एक अत्यंत श्रेष्ठ कविता मानी जाती है। निर्मला पुतुल जी स्वातंत्र्योत्तर युग की और विशेष रूप से 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों की तथा 21वीं शताब्दी के प्रारंभिक कालखंड की एक उत्कृष्ट कवयित्री के रूप में जानी जाती हैं। विशेष रूप से समकालीन कविता के क्षेत्र में उनका अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। वे हिंदी भाषा के साथ साथ संथाली भाषा की भी एक प्रमुख कवयित्री रही है और उनकी कविताओं में आदिवासी जीवन, विशेषतः आदिवासी स्त्रियां, आदिवासी लोगों पर होने वाले अत्याचार, उनका उत्पीड़न, शोषण और नारी विमर्श, आदिवासी विमर्श, अशिक्षा, अज्ञान आदि का अत्यंत मार्मिक अंकन दिखाई देता है। वास्तव में कवयित्री एक सोशल एक्टिविस्ट भी है और इसी कारण सामाजिक उपक्रमों में उनकी अत्यंत सक्रिय भूमिका रही है। उनका जन्म 6 मार्च 1972 ईस्वी में झारखंड राज्य के दुमका जिले के दुधनी कुरुआ नाम के गांव में एक अत्यंत आदिवासी परिवार में या एक दुर्गम क्षेत्र में उनका जन्म हुआ है। वास्तव में ये क्षेत्र संथाल परगना के नाम से जाना जाता है और जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उनके पिताजी श्री सिरिल मुर्मू तथा माताजी कांदिनी हंसदा ग्रामीण आदिवासी दंपति हैं। इसके बावजूद उनके विचार आधुनिक है और इसी कारण उन्होंने बचपन से ही अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, बड़ा बनाने की कोशिश की है। वास्तव में आज भी हम देखते हैं कि सामान्य समाज में बेटियों को पीछे खदेड़ा जाता है या पीछे रखा जाता है, लेकिन आदिवासी होने के बावजूद निर्मला पुतुल जी के माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का प्रयत्न किया। इसके लिए काफ़ी जद्दोजहद की, काफ़ी कठिनाइयाँ झेली है। इसी के फलस्वरूप निर्मला पुतुल जी ने शुरुआत में नर्सिंग में डिप्लोमा किया और नर्सिंग में डिप्लोमा करने के बाद उन्होंने नर्सिंग के द्वारा लोगों की सेवा करने का निर्धार किया। यद्यपि बड़े शहरों में उन्हें नर्सिंग का काम मिल सकता था, लेकिन उन्होंने जानबूझकर इसके लिए अपने गांव को चुना और ग्रामीण क्षेत्र में जाकर नर्सिंग की सुविधा या वैद्यकीय सुविधा, चिकित्सीय सुविधा लोगों को प्रदान करने का प्रयत्न जो है वह किया है। आज भी वे नर्सिंग का काम कर रही है। इसके बाद निर्मला पुतुल जी ने राजनीति शास्त्र में डिग्री प्राप्त की और राजनीति में आने का निर्णय लिया। आज भी वे उनके गांव की प्रधान या मुखिया के रूप में चुनाव जीत गई है। निर्मला पुतुल जी ने सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है, मतलब साहित्य, अध्यापन या इसके साथ साथ लेखन, संपादन, अनुवाद, पत्रकारिता, भाषा विज्ञान, तकनीक आदि अनेक क्षेत्रों में वे अपना योगदान दे रही हैं। अनेक संगठनों में उन्होंने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, जैसे जीवन रेखा ट्रस्ट, संथाल परगना
आदि अनेक संथाल परगना इस ट्रस्ट की तो वह संस्थापक सचिव भी रही है। झारखंड नेशनल अलायंस ऑफ विमेन या साहित्य संस्कृति अखाड़ा आदि की वे सदस्य भी रही है। जन संस्कृति मंच की वे उपाध्यक्षा रह चुकी है। केंद्रीय समिति नई दिल्ली की भी वे सदस्य रह चुकी है। तो अनेक सामाजिक राजनीतिक संगठनों में उनकी भूमिका विशेष महत्वपूर्ण रही है। उनके जीवन पर 2010 ईस्वी में एक बुरुगारा नाम की फिल्म भी बनी है जो काफ़ी लोकप्रिय भी रही है। निर्मला पुत्तुल जी की अनेक कविताएं पाठ्यक्रमों में आज हमें दिखाई देती है। स्कूल कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में ये कविताएं आ चुकी है। इसके अलावा उनके ऊपर अनेक लोगों ने फेलोशिप या अनेक लोगों ने PhD MPhil की उपाधि प्राप्त करके अनुसंधान कार्य किया है। नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में, फूटेगा एक नया विद्रोह, ये उनके 3 प्रमुख हिंदी कविता संग्रह है। इसके अलावा एक ओडाक सेंद्रा रे, औने डोहे आदि उनके संथाली कविता संग्रह है। निर्मला पुत्तुल जी को अनेक पुरस्कार मिले हैं, जिनमें साहित्य सम्मान, साहित्य अकादमी नई दिल्ली, राजकीय सम्मान झारखंड सरकार, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान, झारखंड सरकार कला संस्कृति खेलकूद व युवा कार्य विभाग द्वारा सम्मान, हिंदी साहित्य परिषद द्वारा सम्मान, मुकुट बिहारी सरोज स्मृति सम्मान, भारत आदिवासी सम्मान, विनोबा भावे सम्मान, हेरोल्ड सैमसन टोपनो स्मृति सम्मान, बनारसी प्रसाद भोजपुरी सम्मान, शीला सिद्धांतकार स्मृति सम्मान, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, इस या ऐसे दर्जनों पुरस्कार उनकी कीर्ति का गुणगान करते हैं, उनकी कीर्ति को दर्शाते हैं। इस प्रकार से उनका संक्षिप्त परिचय है। अब हम कविता की ओर आते हैं। कविता का नाम है उतनी दूर मत ब्याहना बाबा। अब इस नाम से ही एक बात हमारे सामने आती है कि यह एक बेटी की अपने पिता के प्रति भावनाएं हैं या एक बेटी का अपने पिता से किया गया निवेदन है। इस कविता के माध्यम से एक बेटी अपने पिता से कुछ कहना चाहती है और उसी का अंकन कवयित्री ने इस कविता में किया है। साथ ही इस बेटी ने अपने विवाह को लेकर अपने विचार भी यहाँ पर अत्यंत मार्मिक रूप से व्यक्त किए हैं। तो दूसरी ओर वे अपने भावी ससुराल और भावी पति के संबंध में भी अपने विचार व्यक्त करती है। अब इन सब के पीछे जो दृष्टिकोण कवयित्री ने व्यक्त किया है वह है एक बेटी का अपने माता पिता और अपने मैके के परिवार से जो अटूट स्नेह है वो इस कविता में दर्शाने का प्रयत्न किया है। यह बेटी अपने माता पिता अपने परिवार से अत्यंत घनिष्ठ प्रेम करती है और इसी घनिष्ठ प्रेम के कारण वह अपने मैके से ज़्यादा दूर जाना नहीं चाहती है। वह आसपास ही कहीं रहकर अपने मैके की हर खबर को जानना चाहती है ताकि उन पर अगर कोई संकट आता है वह तुरंत सहायता के लिए आ जाए या उनके बारे में हर खबर हर जानकारी उसे मिलती रहे। ये उसकी भावनाएं हैं और ये सब कुछ उसके अटूट स्नेह के कारण है। दूसरी ओर ये बेटी आधुनिक विचारों से अवश्य भरी है, लेकिन इसके बावजूद यह सामान्य जीवन से और खास करके ग्रामीण जीवन से जुड़ी है। इसी कारण यह बेटी शहरी जीवन नहीं चाहती, किसी शहर में अपना विवाह नहीं करना चाहती, किसी बड़े नौकरी करने वाले युवक से अपना विवाह नहीं चाहती, बल्कि खेती में काम करने वाले, अपने हाथ से फसल उगाने वाले, अपने हाथ से गाय भैंसे चराने वाले और जिसे खेती से प्रेम है, जिसे निश्चल जीवन से प्रेम है, ऐसे युवक के साथ अपना विवाह करना चाहती है। ये भी उसके चरित्र की अपनी अलग विशेषताएं हैं और कवयित्री ने अत्यंत मार्मिकता के साथ इस बेटी की इन सभी अपेक्षाओं को, इन सभी विचारों को व्यक्त किया है। कैसे? प्रत्यक्ष कविता के माध्यम से देखते हैं। शुरुआत से ये बेटी अपने पिताजी से निवेदन कर रही है कि बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना, बाबा मुझे उतनी दूर मत ब्याहना जहां मुझसे मिलने जाने खातिर
जहां मुझसे मिलने जाने खातिर घर की बकरियां बेचनी पड़े तुम्हें। तो ये बेटी ऐसी है जो अपने पिता की हालत जानती है, पिता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिता इसके बावजूद धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, जो कुछ है वह उसमें ख़त्म हो जाएगा, और इसके बावजूद पिताजी उससे घनिष्ठ प्रेम करते हैं, चाहे बेटी कितनी भी दूर क्यों न चली जाए उससे मिलने ज़रूर आएंगे, और इसके लिए घर की बकरियां बेच देंगे, और वह जानती है कि यही बकरियां उनके पेट का, उनकी उपजीविका चलाने का साधन है, और अगर इन्हें ही बेच देंगे तो फिर वे खाएंगे क्या, करेंगे क्या। इस कारण वह चाहती है कि उसका विवाह कहीं पास हो, ताकि उसके पिताजी को उससे मिलने आने के लिए घर की बकरियां ना बेचनी पड़े या कोई खर्चा न करना पड़े। तो अपने पिता से, अपने परिवार से उसका प्रेम है। आगे वह कहती है, मत ब्याहना उस देश में जहां आदमी से ज्यादा ईश्वर बसते हैं। तो यहाँ जो झूठी धार्मिकता है, इस झूठी धार्मिकता का भी वह बेटी विरोध करती है, और वह ऐसे परिवार में ब्याहना चाहती है जहाँ मनुष्य की ज़्यादा अहमियत है, न कि ईश्वर की। जहाँ झूठी धार्मिकता है, जहाँ मनुष्य से ज़्यादा महत्व ईश्वर को दिया जाता है, ऐसे परिवार में वह अपना ब्याह नहीं करना चाहती है। जंगल, नदी, पहाड़ नहीं हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। जंगल, नदी, पहाड़ मत हो जहां, वहां मत कर आना मेरा लगन। वहां तो कतई नहीं जहां की सड़कों पर मन से भी ज्यादा तेज दौड़ती हो मोटार गाड़ियां, ऊंचे ऊंचे मकान और दुकानें हो बड़ी बड़ी। तो देखिए, यहाँ इस बेटी को ग्रामीण जीवन से लगाव है, वह शहरी जीवन नहीं चाहती। शहरी जीवन की स्वार्थी प्रवृत्ति या अवसरवादी प्रवृत्ति से वह वाकिफ है, और इसी कारण अपना विवाह ग्रामीण जीवन में करना चाहती है। तो वह कहती है कि जहाँ जंगल, नदी, पहाड़ नहीं है, मतलब जहाँ ग्रामीण जीवन नहीं है, वहाँ पिताजी मेरी शादी मत करना। वहाँ तो बिल्कुल भी नहीं करना जहाँ बड़ी बड़ी सड़कें हैं, जहाँ मन से भी ज़्यादा तेज़ मोटर गाड़ियाँ दौड़ती है, जहाँ ऊंचे ऊंचे मकान हैं और बड़ी बड़ी दुकानें हैं। अर्थात वह किसी भी बड़े शहर में अपना विवाह नहीं करना चाहती है, बल्कि ग्रामीण जीवन में, गांव में अपना विवाह करना चाहती है, क्योंकि वह जानती है शहरी लोगों में वह आत्मीयता, अपनापन नहीं होता जितना ग्रामीण लोगों में होता है। ग्रामीण लोगों का जीवन प्रकृति के समान निश्चल होता है, निष्कपटी होता है। शहरी लोगों का जीवन स्वार्थ से भरा होता है, शहरी लोगों का जीवन अवसरवादिता से भरा होता है, और इसी कारण यह बेटी ग्रामीण या गांव में ब्याहना चाहती है। आगे वह कहती है, उस घर से मत जोड़ना मेरा रिश्ता जिस घर में बड़ा सा खुला आंगन न हो। तो जिस घर में खुला बड़ा आंगन नहीं है, उस घर से वह अपना रिश्ता न जोड़ने के लिए कहती है। मुर्गे की बांग पर जा होती ना हो सुबह और शाम, पिछवाड़े में जहां पहाड़ी सूरज डूबता न दिखे, मत चुनना ऐसा घर। वह कहते हैं कि जहां बड़ा सा आंगन नहीं है, जहां घर के पिछवाड़े से सूरज डूबता हुआ दिखाई नहीं देता है, ऐसे घर में वह विवाह नहीं करना चाहती है। और ये सब कुछ कहाँ होगा? ग्रामीण जीवन में ये संभव है। शहर में बड़ी बड़ी इमारतों में या इमारतों की चकाचौंध में ये संभव नहीं है। तो ये बेटी बार बार अपना विवाह ग्रामीण जीवन के साथ या ग्रामीण अंचल के साथ करना चाहती हैं। आगे वह कहती है कि वह अपने पति के संबंध में अपनी कुछ अपेक्षाएं व्यक्त करती है कि उसका भावी पति कैसा हो, उसमें कौन से गुण हो, कौन सी विशेषताएं हो और कौन से दुर्गुण न हो। इसको भी वह अत्यंत स्पष्ट और मार्मिक रूप से व्यक्त करती है। वह कहती है कि मत चुनना ऐसा वर जो पोचाई और हंडियों में डूबा रहता हो अक्सर। अर्थात जो केवल खेल में ही डूबा रहता है, जो या जिसमें कोई गंभीरता नहीं है, जो किसी भी काम को गंभीरता से नहीं करता, केवल खेल की दृष्टि से देखता है, ऐसा वर वह नहीं चाहती है। दूसरी ओर काहिल निकम्मा हो,
माहिर हो मेले की लड़कियां या मेले से लड़कियां उड़ा ले जाने में, ऐसा वर मत चुनना मेरे खातिर। तो वह अपने भावी पति को चरित्रवान के रूप में चाहती है। जो चरित्रहीन है, जो लड़कियां उठा ले जाता है, जो काहिल है, निकम्मा है, गलत काम करता है, ये बेटी ऐसा वर अपने लिए नहीं चाहती है। और इसीलिए अपने पिता से वह बार बार अपने पति को लेकर अपनी अपेक्षाएं व्यक्त करती है। अब इन सबके पीछे वह अत्यंत ईमानदार है और साथ ही वह जीवन की सच्चाई को जानती है, क्योंकि भारतीय जनमानस के अनुसार, पारंपरिक विचारधारा के अनुसार विवाह अधिकांशतः जीवन में एक बार ही होता है। इसलिए एक बार ही उसे अपने पति का चयन करना है और वह उसे आजीवन निभाना है। अगले 40, 50, 60 सालों तक उसे उसके साथ रहना है। इसलिए वह सोच समझकर, ठोक पीट कर अपने पति का चयन करना चाहती है, क्योंकि आगे वह कहती है, कोई थाली लोटा तो नहीं कि बाद में जब चाहूंगी बदल लूंगी, अच्छा खराब होने पर, कि मैं अपने पति का चुनाव कर रही हूँ, मैं अपने पति को चुन रही हूँ, कोई थाली लोटा नहीं ले रही हूँ कि खराब हो गया, दुकानदार के पास गए, बदल कर दूसरा ले लिया, अच्छा खराब निकले, तो ये संभव नहीं है। इस कारण सोच समझकर, इस कारण पूरी जानकारी के साथ मैं अपने पति का चुनाव करना चाहती हूँ, और इसलिए वह अपने पिता से बार बार ये निवेदन करती है। आगे वह कहती है, जो बात बात में बात करे लाठी डंडे की, निकाले तीर धनुष कुलाड़ी, जब चाहे चला जाए बंगाल, आसाम, कश्मीर, ऐसा वर नहीं चाहिए मुझे। तो उसकी अपनी अपेक्षा है। वह कहते हैं कि उसे झगड़ालू पति नहीं चाहिए, कि जो बात बात पर झगड़ा करे, काठी डंडे निकाले या बार बार उसे मारे, धनुष कुलाड़ी निकाले, ऐसा झगड़ालू, ऐसा झगड़ा करने वाला पति नहीं चाहिए। और दूसरा, वह से भगौड़ा पति भी नहीं चाहिए, कि जो छोटी कुछ छोटी बातों पर घर छोड़कर कहीं दूर भाग जाए, ऐसा भगौड़ा पति भी उसे नहीं चाहिए। आगे वह कहती है, और उसके हाथ में मत देना मेरा हाथ, जिसके हाथों ने कभी कोई पेड़ नहीं लगाया, फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने नहीं दिया कभी किसी का साथ, किसी का बोझ नहीं उठाया। तो यहाँ भी वह बिल्कुल साफ है। वह कहते हैं कि जिन हाथों ने कभी फसलें नहीं उगाई, जिन हाथों ने कभी खेती में काम नहीं किया, जिन हाथों ने कभी पेड़ नहीं लगाए, जिन हाथों ने कभी किसी की जिम्मेदारी नहीं उठाई, जिन हाथों ने कभी कोई जिम्मेदारी का काम नहीं किया, ऐसे हाथ में मेरा हाथ मत देना, अपने पिता से वह अनुरोध करती है। अर्थात जो फसलें उगाता है, जो खेती करता है, जो पेड़ लगाता है, जो दूसरों की जिम्मेदारी उठाता है और जो अपनी जिम्मेदारी को निभाना जानता है, ऐसे पति के साथ या ऐसे वर के साथ वह अपना विवाह करना चाहती है। आगे भी वह कहती है, और तो और जो हाथ लिखना नहीं जानता हो, ह से हाथ, उसके हाथ में मत देना कभी मेरा हाथ। तो जो कम से कम पढ़ना लिखना भी नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति से भी वह विवाह नहीं करना चाहती। हाँ, उसकी कोई बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं कि वह डिग्री लिया या कोई बहुत बड़ी उपाधियाँ उसने प्राप्त की हो, उसका सामान्य इच्छा है, और वह है कि कम से कम वो पढ़ना लिखना जानता हो, उसे कम से कम अक्षरों की जानकारी हो, सामान्य पढ़ाई उसकी हुई हो, ऐसा पति वह चाहती है। दूसरा, अपने ससुराल के संबंध में फिर से वह अपनी इच्छाएं व्यक्त करती। वह कहती है, ब्याहना तो वहाँ ब्याहना जहाँ सुबह जाकर शाम को लौट सको पैदल। तो ज़्यादा दूर वह अपना विवाह नहीं करना चाहती। शुरुआत में उन्होंने कहा है कि उसके पिता की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए वह चाहती है कि ज़्यादा दूर मत ब्याहना, अगर आपको ब्याहना है तो ऐसे जगह पर ब्याहना कि जहाँ आप पैदल चलकर सुबह निकलो तो शाम को वापस अपने घर लौट सको, ऐसी जगह पर ब्याहना, ताकि आने जाने में आपको कोई दिक्कत ना हो, आपको कोई खर्चा उठाना ना पड़े। इतना ही नहीं, मैं कभी दुख में रोऊं इस घाट,
तो उस घाट नदी में स्नान करते तुम सुनकर आ सको मेरा करुण विलाप। तो मुझे अगर यदि यहाँ कोई दुख होता है, मैं किसी संकट में होती हूँ, मैं कभी रोती हूँ, तो मेरा करुण विलाप जल्दी से जल्दी आप तक पहुँच जाए और आप मेरी सहायता करने तुरंत आ सके, इतनी दूरी पर मुझे बहाना। इतना ही नहीं, महुआ का लट और खजूर का गुड़ बनाकर भेज सकूं संदेश तुम्हारी खातिर। इतना ही नहीं तो महुआ का लट, खजूर का गुड़ आदि बनाकर भी मैं अपना संदेश, अपनी खुशहाली का संदेश आप तक जल्दी से जल्दी भेज सकूं, क्योंकि ज़्यादा दूर होगी तो संदेश भेजने में मुश्किलें होगी। इतना ही नहीं, उधर से आते जाते किसी के साथ भेज सकूं कद्दू, कोहड़ा, खेक्सा, बरबट्टी, समय समय पर गोगो के लिए भी मेला हाट जाते जाते मिल सके कोई अपना जो बता सके घर का हाल चाल। इतना ही नहीं, चितकबरी गैया के बयाने की खबर दे सके कोई इधर से गुजरते, ऐसी जगह बयाना मुझे। तो वह कहते हैं मुझे ज़्यादा दूर नहीं, तो मेरा संदेश आप तक पहुंचता रहे, आपका हालचाल मुझे पता चलता रहे, इतनी दूर मुझे बयाना। इतना ही नहीं, मैं चाहूँ तो कुछ चीज़ें आपके लिए बनाकर भेज सकूँ, कुछ चीज़ें अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपनी माता के लिए भेज सकूं और आपके परिवार का हालचाल मुझे मिलता रहे, मेरा हालचाल आपको पता चलता रहे। आप संकट में हो तो मैं दौड़ी चले आऊं, मैं संकट में हो तो आप दौड़े चले आओ। ऐसी दूरी पर ही वह अपना विवाह करना चाहती है। आगे वह कहती है उस देश में मत ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी ज़्यादा बसते हो। उस देश में ब्याहना जहां ईश्वर कम आदमी बसते हो। तो शुरुआत में भी उन्होंने कवयित्री ने कहा था कि जहां अति धार्मिकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि अक्सर ये देखा जाता है कि अति धार्मिकता वाले लोग मानवता नहीं जानते या कम मात्रा में मानवता के प्रचारक होते हैं। और इसी परिस्थिति में ये कवयित्री ये चाहती है कि जिस परिवार में मनुष्य को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जिस परिवार में ईश्वर से ज़्यादा महत्व मनुष्य का है, ऐसे परिवार में वह अपना विवाह करना चाहती है। आगे वह कहती है कि बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हैं जहाँ, वहाँ ब्याहना मुझे। बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते हो जहाँ, वहाँ ब्याहना मुझे। अब इसका तात्पर्य यह है कि बकरी और शेर, वैसे सामान्य रूप से देखा जाए तो बकरी हमेशा शेर को खाती है, या सॉरी शेर हमेशा बकरी को खाता है। ऐसी परिस्थिति में उनके बीच या वे दोनों एक साथ नहीं रहते। तो यहाँ कवयित्री ये बताना चाहती कि जहाँ दो अलग अलग परस्पर विरोधी प्रवृत्तियाँ आनंद के साथ एक साथ रह सके, ऐसे परिवार में मुझे ब्याहना। आगे वह अपने पति के संबंध में अंत में अपनी कुछ इच्छाएं प्रकट करती हुआ कहती है उसी के संग ब्याहना जो कबूतर के जोड़ और पंडुक पक्षी की तरह रहे हरदम साथ। तो कबूतर की जोड़े के समान या पंडुक पक्षी के समान जो हमेशा मेरा साथ रहे, हमेशा मेरा साथ दे, हमेशा मेरा दुख दर्द समझे, हमेशा मेरे साथ चले, ऐसे ही व्यक्ति के साथ वह अपना विवाह करना चाहती है। इतना ही नहीं, घर बाहर खेतों में काम करने से लेकर तो रात में सुख दुख बांटने तक जो हमेशा उसका साथ दे, उसकी खुशी, उसके दुख, उसके जीवन को समझे, ऐसे व्यक्ति से वह अपना विवाह करना चाहती है। अंत में वह अपने पिता से कहती है चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली। तब उसे कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन भी अपने पति में चाहिए, कुछ अच्छे गुण भी चाहिए, और वह चाहती है कि उसका पति अच्छी बांसुरी बजा सके। ढोल मांदर, वह कहती है कि वर चुनना वर ऐसा जो बजाता हो बांसुरी सुरीली और ढोल मांदर बजाने में हो पारंगत, वसंत के दिनों में ला सके जो रोज मेरे जूड़े के खातिर पलाश के फूल। अर्थात उसकी इच्छाएं बिल्कुल सामान्य, वह ग्रामीण जीवन में रहने वाली, उसे कोई कार, बंगला, गाड़ी, पैसा या अच्छे कपड़े या फैशनेबल जीवन नहीं चाहिए, बल्कि उसे नॉर्मल जीवन चाहिए, उसे ग्रामीण जीवन चाहिए। और इसलिए वह चाहती है कि वह बांसुरी बजाना जानता हो, वह ढोल मांदर बजाना जानता हो। इतना ही नहीं, वह जब मौसम होगा या वसंत के दिन हो गए, वसंत ऋतु में पलाश में फूल आते हैं, तो वह
उसके लिए कम से कम प्रतिदिन एक पलाश का फूल लाए। वह नहीं चाहती कि कोई गुलाब का फूल लाए या कोई आधुनिक चीज़ें लाए, वह चाहती है कि सामान्य जो मिलता है वही मेरे लिए लाए। उसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं नहीं है, बिल्कुल सामान्य अपेक्षाएं। और ग्रामीण जीवन में वह चाहती है, अंत में वह कहती है कि जिससे खाया नहीं जाए, जिससे खाया नहीं जाए मेरे भूखे रहने पर, उसी से ब्याहना मुझे। मतलब जिसमें अपनापन हो, अगर मैं भूखी रहूं तो उसके भी मुख से एक निवाला अंदर न जा सके, ऐसे पति से वह विवाह करना चाहती है। इस प्रकार इस कविता में हम देख सकते हैं कि एक बेटी अपने पिता से निवेदन कर रही है अपने भावी पति के संबंध में, अपने ससुराल के संबंध में, और कुल मिलाकर अपने विवाह के संबंध में वो अपनी विचार, अपनी अपेक्षाएं एक प्रकार से अपने पिता के पास व्यक्त कर रही है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उसकी अपेक्षाएं अत्यंत सामान्य है। वह कई बड़े शहर में नहीं जाना चाहती, वह कई बहुत चकाचौंध वाली जीवन नहीं चाहती, या वह कहीं भी किसी भी प्रकार से उच्च वर्ग में नहीं जीवन जाना चाहती, बल्कि ग्रामीण भाग में, ग्रामीण युवक में, लेकिन उसमें मानवता हो, उसमें कृषि से, खेती से प्रेम हो, जिसमें सबके प्रति अपनापन हो, ऐसे व्यक्ति के साथ वह अपना विवाह करना चाहती है। इस प्रकार से कवयित्री ने एक बेटी की निस्वार्थी भावनाओं को, एक बेटी की सच्ची भावनाओं को इस कविता में अत्यंत मार्मिकता के साथ व्यक्त किया है। इस प्रकार की यह कविता है। धन्यवाद।